Hello everyone, this is Prashant and today we are going to discuss about the first 12th chapter of the science class 10th based on NCERT which has the name electricity। जी हाँ, विद्युत धारा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सॉरी, विद्युत धारा नहीं, विद्युत के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग कि विद्युत क्या होती है और इसके अंदर जितने भी टर्म्स आते हैं वो सारे टर्म्स को हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो सारे टर्म्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी अगर डेफिनीशन दिखी जाए तो वो डेफिनीशन कैसी होती है, वो अगर समझने के पर्पस से देखा जाए तो उनको कैसे समझा जा सकता है, या किसी को अगर समझाया जाए तो कैसे समझाया जा सकता है, एग्जाम्पल्स क्या होंगे इसके। तो ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वैसे ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि करंट एज जो है टेक्नोलॉजी एरा कहलाता है, या तकनीकी युग कहलाता है, या विज्ञान युग साइंस एरा या साइंस एज कहलाता है। वैज्ञानिक युग या विज्ञान युग या तकनीकी युग के नाम से करंट जो है स्टेज जानी जाती है। लेकिन अब सोचिए कि अगर इसी टेक्नोलॉजी एरा में अगर इलेक्ट्रिसिटी ही ना होती, विद्युत ना होती, तो क्या होता? क्या आप मोबाइल फ़ोन ड्राइव कर सकते थे? मोबाइल फ़ोन ऑपरेट कर सकते थे, सॉरी, मोबाइल फ़ोन ऑपरेट कर सकते थे? तो आपका आंसर है नहीं। क्या आप बिना इलेक्ट्रिसिटी के लैपटॉप पर वर्क कर सकते थे कॉन्टिन्यूसली जैसे आज करते हैं? तो आपका आंसर है नहीं। यानी कि आजकल इलेक्ट्रिसिटी एक बेसिक नीड बन चुकी है, हर एक इंसान की जो है बेसिक नीड इलेक्ट्रिसिटी बन चुकी है। ठीक, अब इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, कैसे चीज़ों को हम ऑपरेट करते हैं? अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन, जिसको हम मेमो या डेमो कहते हैं, मेमो ही कहते हैं बेसिकली, तो वो कैसे चलती है? जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा तो गाड़ी भी, ट्रेन भी इधर उधर नहीं जा पाएगी। ठीक है, या जितने आने वाले टाइम में जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, आपने देखा होगा आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रहे हैं, बैटरी से चलने वाले रिक्शा जो है वो मार्केट में आपको बहुत दिख जाएंगे, है ना। ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। लेकिन क्या अगर इलेक्ट्रिसिटी हटा दी जाए, ख़त्म कर दी जाए, या अचानक रातों रात गायब हो जाए, तो क्या हमारे लाइफ में बहुत कुछ बदलेगा? तो आंसर है हाँ, बहुत कुछ बदल जाएगा। हम सारी चीज़ों का यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे हम अपने घर में छत पर लगे हुए पंखे का प्रयोग नहीं कर सकते, हमारे घर में लगी हुई एसी या टीवी या फ्रिज का प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे। हम जो खाना रख देते थे और नेक्स्ट डे के लिए बचा हुआ खाना किसी को देने के लिए रख देते थे, हम वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि खाने के ख़राब होने का डर रहता है ना। तो ये बहुत ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ से जुड़ी हुई हैं। फिलहाल अब मुद्दे पर बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ जो पहला टर्म आपको यहाँ पर दिख रहा है वो है चार्ज। ठीक, अब ये चार्ज होता क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वी कैन से इट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम। इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, है ना। यानी अब ये पॉजिटिव और निगेटिव क्यों होता है? क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव रहेगा, लेकिन अगर प्रोटॉन है तो ये पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन हैज़ निगेटिव चार्ज, यानी ऋण आवेश होता है, और उतना ही धन आवेश प्रोटॉन पर होता है। तो याद रखिएगा कि चार्ज क्या है। आवेश की अगर बात करें तो आवेश एक बहुत ही छोटा सा जो है स्मॉल पार्टिकल है जो प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक है, जो भी किसी भी एक एटम में प्रेजेंट रहता है। ठीक, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, उसे हम आवेश कह सकते हैं। धनावेश और ऋणावेश दो तरीके के होते हैं। धनावेश का मतलब होता है प्रोटॉन और ऋणावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं जो किसी भी एटम में होते हैं। ठीक, अब यहाँ तो हमने बात कर ली, लेकिन इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है? एसआई यूनिट इसका तो कूलाम्ब होता है, लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो नेट चार्ज आता है। अभी आपने समझा कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज बहुत छोटे से पार्टिकल होते हैं जो किसी एटम में उपस्थित होते हैं। ये निगेटिव या पॉजिटिव हो सकते हैं। निगेटिव कब होंगे? जब इलेक्ट्रॉन के तौर पर जाने जाएंगे, और जब पॉजिटिव होंगे तो ये प्रोटॉन के तौर पर जाने आएंगे। या अगर हम कह दें कि किसी एटम में सिर्फ प्रोटॉन है, फिलहाल ऐसा तो सिर्फ प्रोटॉन ही हो, ऐसा पॉसिबल फिलहाल नहीं है। ठीक,
क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, किसी भी एटम में। सो फिलहाल देखते हैं आगे क्या है। नेट चार्ज, अब चार्ज आपने समझा, कूलाम्ब उसका यूनिट होता है, यह भी समझ लिया, लेकिन नेट चार्ज क्या है? तो नेट चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन नियरली इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी कि किसी एक एटम में कुल, ये मान लिया हमारा न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। एक यहाँ है, 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 एक यहाँ, 3 2 5 6 7 और ये 8, ठीक है। और एक यहाँ और एक यहाँ, ये 2 है ना। अब ये देखिए, ये कोई एक एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर बनी हुई है, ठीक। अब ज़रा देखिए इसका नेट चार्ज क्या होगा। तो जाहिर तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अगर नेट चार्ज की बात की जा रही है तो भाई साहब इस एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन या जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके जो भी चार्ज हैं उसको काउंट कर लिया जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट अगर कर लें देन वी कैन फाइंड द नेट चार्ज इजीली, है ना। जाहिर सी बात है। देखो सेकंड वाले अगर हम जो है बात करें सेकंड कोश की, तो उसमें कुल 8 हैं और पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस तरीके से कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लें और जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर, है ना, -19 ऑफ कूलम, ठीक है। अच्छा, तो इस हमें माइनस तब छोड़ देना है जब हम नेट चार्ज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द चार्ज। अच्छा, अब यहाँ हम जब ये सारी चीज़ कैलकुलेट करेंगे तो जितना चार्ज होगा उसको, भाई होता कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करा देते हैं, जो आता है वो हमारा नेट चार्ज हो जाता है। अंडरस्टैंड। अब छोटी सी बात इसमें हम और करते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसको हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल क्यू इक्वल्स टू एन ई। एन का मतलब नंबर ऑफ, एन ई का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उन सबको काउंट करेंगे, लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे ई से, यानी ई का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज़ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 विद निगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं करंट की। करंट क्या होता है? सो करंट को सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। हमने आपने बिल्कुल डेली लाइफ में कभी ना कभी महसूस तो किया ही होगा कि करंट कैसे पता लगता है। अगर कहीं हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड में जो है इंडिकेटर जल रहा है तो हम बता देते हैं कि करंट फ्लो चालू है, या एक टेस्टर से हम चेक कर लेते हैं कि करंट फ्लो है या नहीं है ना। तो अब ये करंट क्या है? तो याद रखिएगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, नेट चार्ज जिस एकांक समय में बहता है, हिंदी में अगर इसको हम कहते हैं, इसकी परिभाषा हिंदी में देखें तो एकांक समय में प्रवाहित कुल आवेशों को या कुल आवेश को हम धारा कहते हैं। एकांक समय में प्रवाहित कुल आवेश को हम धारा कहते हैं, ठीक। और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। टी यहाँ टाइम है, ये एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। टी टाइम है, क्यू नेट चार्ज है और आई जो है हमारा वो धारा है, करंट है, ठीक है। अब इसके साथ यहाँ देखते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट? यहाँ एम्पियर होता है, AMPERE, एम्पियर। और इसको लिखते कैसे हैं? कैपिटल ए से लिखते हैं। एम्पियर क्या होता है? एम्पियर है कूलाम अपॉन सेकेंड, ठीक है। कूलाम पर सेकेंड को ही हम एम्पियर कहते हैं। कूलाम
पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। कूलाम पर सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। ठीक है, तो कूलाम पर सेकेंड ना कह करके हमने इसको क्या कह दिया, एम्पियर। ठीक, अब यहाँ छोटी सी बात और डिस्कस करते हैं कि एम्पियर एक, अब किसी ने हमसे डेफिनेशन पूछ ली कि एम्पियर क्या होता है, तो याद रखिएगा एकांक समय में यदि एक आवेश की धारा प्रवाहित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एक एम्पियर। ठीक है, डिफाइंड एज 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। एक कूलाम का चार्ज जब 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है तो ऐसी स्थिति में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं थोड़ा सा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ कुछ चीज़ें हैं, देख लीजिए। अच्छा, ये जो है स्मॉल क्वांटिटी के बारे में बताया गया है कि स्मॉल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। जब मिली एम्पियर आता है ना तो 10⁻³ लगता है, लेकिन मिली एम्पियर बराबर कितना, 10⁻³ एम्पियर। मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, लेकिन अगर माइक्रो आ जाएगा, माइक्रो, ठीक है, तो माइक्रो एम्पियर मतलब ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, समझ में आ रही बात, 10⁻⁻6 एम्पियर। अंडरस्टैंड, आगे बढ़ते हैं। अमीटर क्या होता है, तो अमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। किसी भी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं, या विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इस बात का पता लगाने के लिए जो यंत्र हम लोग यूज़ करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वही हमारा अमीटर होता है। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज मीडियम इन अ सर्किट। ठीक है, सीरीज मोड इन अ सर्किट। ठीक है, अब सीरीज मोड क्या होता है ये आपको आगे बताया जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। अब ये देखो, ये पूरा एक सिंबल बना हुआ भाई साहब। ठीक है, ये पूरा एक सिंबल है, यहाँ से ये पूरा आपका एक सिंबल है जिसमें आपको दिखाया गया है एक एमीटर या अमीटर। ठीक है, अच्छा अब ये एक बात यहाँ याद रखिएगा, ये लो रेजिस्टेंस का होता है हमेशा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी आपको आगे बताएंगे अभी हम। ठीक, अच्छा थोड़ी सी अगर हम यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट की, तो इलेक्ट्रिक सर्किट अभी जिक्र ही हुआ था, तो उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो इट इज़ अ क्लोज्ड पाथ, एक बंद परिपथ, अलोंग विद एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एक बंद परिपथ। यहाँ देख लीजिए फिगर में, ये सारा पूरा परिपथ कहीं ना कहीं से आकर के पूरा क्लोज। ठीक है, यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अमीटर से होते हुए बल्ब तक जाती है, और बल्ब से होते हुए फिर यहाँ की तक आती है, स्विच तक आती है, और स्विच से आकर के फिर स्विच हमारा जुड़ जाता है किससे, बैटरी के नेगेटिव पोल से। समझ में आ रही बात। तो अब ये क्या है, ये तो एक बंद परिपथ है। तो ऐसा बंद परिपथ या ऐसा बंद रास्ता, ऐसा बंद पथ विच हैज़ एन इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ करंट, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ऐसा बंद परिपथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है, विद्युत सर्किट या सर्किट विद्युत परिपथ कहलाता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। और एक बात और, यहाँ एरो साइन दिख रहा है आपको, यहाँ एरो साइन आपको जो दिख रहे हैं, ये एरो ये आपको दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरफ से और किस तरफ को फ्लो हो रही है। ठीक है, अच्छा अब बैटरी क्या होती है, यहाँ पर जो बैटरी लगा हुआ है, ये बैटरी क्या होती है, तो बैटरी इज ए ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। सेल का जो समूह है वो बैटरी कहलाता है। की का मतलब स्विच है, बल्ब आप जानते ही हैं, अमीटर भी आपको बता ही दिया गया। ठीक, अब एक छोटी सी बात करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है,
ठीक, ईपीडी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है वो एक तरीके से वर्क डन है, लेकिन कुल आवेशों के सापेक्ष किया गया कुल कार्य। ठीक है, कुल आवेशों के सापेक्ष किया गया कुल कार्य या एकांक कुल आवेश में किया गया कुल कार्य क्या कहलाता है? हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं हिंदी में, ये मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर आपको याद है, ये पता है, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा नीचे, मैं अभी पढ़ लूँगा उसको। ठीक, अच्छा, अब यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला भी आपको दिख रहा है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है, V इक्वल्स टू डब्ल्यू ओवर क्यू। डब्ल्यू ओवर क्यू, अब डब्ल्यू क्या है? तो वर्क डन है, वर्क या वर्क डन यहाँ पर होना चाहिए। और क्यू क्या है? नेट चार्ज है। और V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम हमेशा कैपिटल V से दिखाते हैं, दर्शाते हैं, या रिप्रेजेंट करते हैं, या प्रदर्शित करते हैं। अब इसका जो यूनिट है वो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक, अब वोल्ट किसका यूनिट है? तो वो है इलेक्ट्रिक डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट। ठीक, अच्छा, लेकिन यही अगर हम बात करें कि पोटेंशियल डिफरेंस जो का यूनिट जो होता है वोल्ट, अगर एक वोल्ट को परिभाषित किया जाए तो हम कैसे कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, एक वोल्ट को परिभाषित करने की यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन आपको मिलेगी। ये देखिए, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू कैरी 1 कूलम्ब of charge from one point to another point of a current carrying conductor, then the potential difference is sent to be 1 volt। अब 1 वोल्ट का मतलब क्या है, एक बार फिर से देखिए। जैसे कि ये हमारी एक परिपथ है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक का पूरा एक क्लोज्ड परिपथ है, सब बंद है। ठीक, अब यहाँ से करंट इस तरफ फ्लो हुआ। अब याद रखिएगा कि अगर ये टोटल चार्ज या नेट चार्ज हमारा 1 कूलाम नेट चार्ज किसी एकांक समय में ऐसे ऐसे लेकर के बिल्कुल इधर से होते हुए इधर से होते हुए ऐसे यहाँ पर पहुँच जाए, एकांक समय में 1 कूलाम चार्ज, यही क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है, सिंपल। ठीक है, जूल पर कूलाम को हम वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल पर कूलाम को हम वोल्ट कहते हैं। जैसे कूलाम पर सेकंड को अभी हमने कुछ कहा था, अगर आपको याद नहीं है देन आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिएगा बैक साइड में, है ना, या पीछे की तरफ थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कि क्या कहते हैं। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बात करें उसी तरीके से यहाँ जूल पर कूलाम को भी हम लोग कुछ कहते हैं। अच्छा, अब ये जो वोल्ट होता है, इस वोल्ट को हम मीज़र किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं? तो ये है वोल्ट मीटर। ठीक, अब अगर आपसे कोई पूछे कि वोल्ट मीटर क्या है, तो वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो हमारा वोल्ट मीटर है और जो हमारा अमीटर है, उन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बीच के गोले में ए लिखा है तो वो अमीटर हो जाता है। ठीक, और अगर बीच के गोले में वी लिखा है तो ये वोल्ट मीटर हो जाता है। ये बात मैंने केवल यहाँ फिगर में बताई है, फिगर में देखने में कोई खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ कुछ चीज़ें हैं, सेल वगैरह दी गई हैं और इनको आप देख लीजिएगा। आपकी बुक में भी ये ऐसे ही एज इट इज़ बने हुए हैं। स्विच है, कब ओपन है, कब खुला है, तो ओपन और क्लोज स्विच ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी तो बात की बात है ही। यहाँ देखिए, अगर हमारी स्ट्रक्चर ऐसी है जिसमें बीच में डॉट नहीं है, तो ये समझेंगे कि हमारी स्विच ओपन है। स्विच ओपन का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है, यानी स्विच खुला है, परिपथ खुला है। परिपथ क्या है? खुला है। ठीक है, और परिपथ खुला होता है तो स्विच ऑफ होता है। ठीक है, स्विच ओपन का मतलब है, एक मिनट,
स्विच ओपन का मतलब है क्या? स्विच ओपन का मतलब है स्विच ऑफ, ठीक। और स्विच क्लोज का मतलब है, या की क्लोज का मतलब है स्विच ऑन, ठीक है, स्विच ऑन। समझ में आ रही बात? अब यहाँ देखो ये डॉट लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये जहाँ कहीं भी यूज़ किया जाएगा वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिना रोक टोक के फ्लो होगी, ठीक। अच्छा, और इसके कुछ ये यहाँ साइड में सिंबल्स भी दिए गए, आप इन्हें भी देख सकते हैं। अब जॉइंट वायर को कैसे दिखाएंगे? तो जॉइंट वायर यहाँ देख सकते हैं, एक पैरेलल साइड में जो है जुड़े हुए हैं। ऐसे मान लिया हमारा एक वायर गया है, ठीक, तो और दूसरा वायर यहाँ से आकर के ऐसे जुड़ गया है, तो यहाँ से हम एक गोल ठप्पा देखेंगे, और इसका मतलब है कि एक वायर दूसरे वायर से कनेक्ट है, ठीक है। और अगर कह रहा है कि हमारा वायर सीधा निकल जा रहा है बिना जुड़े, तो कैसा सिंबल होगा? तो ऐसा सिंबल होगा, ठीक। बल्ब कैसा होगा? तो बल्ब का सिंबल इस तरीके से है, आपको दिख ही रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और अमीटर और वोल्ट मीटर आपने देख ही लिया है, अमीटर ए से और वोल्ट मीटर वी से लिखा जाता है, ठीक। अब अमीटर और वोल्ट मीटर के बाद हम देखते हैं कि जो है ओम कौन थे। तो पहले बात करते हैं ओम का पूरा नाम क्या है। तो ओम का पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। ये एक फिजिसिस्ट थे, और 1787 से 1854, 1857 के लड़ाई के आसपास तक रहे, ठीक। अब इन्होंने कुछ किया भाई साहब, और क्या किया कि इन्होंने जो है पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के बीच में कुछ टर्मिनल वगैरह यूज़ करके कुछ एक डायग्राम तैयार किया, और उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर दिया। अब क्या और कैसे है? अच्छा, यहाँ जब इन्होंने ऐसा किया तो इनके पास कुछ नई चीज़ें निकल कर आई, जैसे कि रेजिस्टेंस जो कि आर से होता है, और दूसरा है रियोस्टेट। अब रियोस्टेट या रियोस्टेट है क्या, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं ओम के नियम की, कि आखिर ये ओम का नियम होता है तो क्या होता है। ओम्स लॉ की अगर हम बात करें तो ही स्टेटेड, उन्होंने कहा दैट द इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, सॉरी, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के माध्यम से बह रही है इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एट टू द पोटेंशियल डिफरेंस, सीधा का सीधा, है ना। अब सी जो है, तो जो है एक मिनट ज़रा यहाँ से फिर से देखिएगा। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन एट टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, ठीक। प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट रख दें तो विद्युत धारा जितनी प्रवाहित की जाएगी उसके सापेक्ष ही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि आप ये बॉक्स देख रहे हैं, अगर ये बॉक्स जो दिख रहा है ये ऊपर जिसमें सर्किट कुछ बनी है ना, तो इसमें मान लिया हमने यहाँ पर बैटरी लगा दी, ठीक। अब इस बैटरी से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक। इधर की तरफ अगर है तो भाई साहब इस पॉइंट से या इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने में, या इलेक्ट्रिसिटी जब हम फ्लो कराते हैं तो दोनों पॉइंट्स तक के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा एक निश्चित अनुपात में ही आता है, ठीक। अच्छा, और उस निश्चित अनुपात वाले के लिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा दिया है रूल,
V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब ये बात तो वही है जो कही गई है डेफिनेशन में, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है तो दो चीज़ें आती हैं, एक कांस्टेंट और दूसरा जो है वो इक्वल है। ठीक, अब V इक्वल्स टू आई आर, इसका मतलब V इक्वल्स टू आई आर का मतलब होता है मतलब यहाँ पर है पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया गया है जो, और दूसरा है विद्युत धारा जो कि करंट है, और तीसरा जो आर है वो रेजिस्टेंस का काम करता है। ये एक कांस्टेंट है, ठीक है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। या नीचे दिया भी गया है, व्हेन वेयर आर इज proportionality constant for given model at given metal at given temperature and is said to be resistance, the graph between V and I uh, is always a straight line। तो नीचे वाला कुछ खास नहीं था लेकिन ऊपर वाला खास था। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। भाई ये अभी बात आई थी रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस क्या होता है इसको हम जान ही लेते हैं। सो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। ठीक, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। अब ये तो आपको पता चल गया कि रेजिस्टेंस कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन दैट अपोजेस, जो कि विरोध करता है द फ्लो ऑफ करंट, करंट या विद्युत धारा के प्रवाह का। ठीक है, रेजिस्टेंस इज अ कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर एंड द सिंबल इज इट। अब ये सिंबल तो आपको दिख ही रहा होगा। अगर ये सिंबल आपको दिख रहा है, सॉरी, ये आपको सिंबल जो दिख रहा है ये रियोस्टेट का है, सॉरी रेजिस्टेंस का है, लेकिन अगर इस पर इस तरीके से एक एरो लग जाए, ठीक, ये जो एरो है अगर ये एरो लग जाए तो क्या होगा, तब ये रेजिस्टेंस नहीं होगा, तब ये रियोस्टेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रियोस्टेट, है ना। अब एक और बात कर लेते हैं भाई साहब कि इसकी भी एसआई यूनिट होती है, तो जी हाँ इसकी एसआई यूनिट होती है, ये बाद में ओम के नाम पर रख दी गई। और ओम जो है वो कुछ इस तरीके से बनाते हैं, अब इसको कैसे बोल सकते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बनाते इसी तरह हैं। ठीक, 1 ओम की डेफिनेशन क्या होती है, तो 1 ओम की डेफिनेशन के लिए हमें सीधा सीधा ओम होता है पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिक मतलब यूनिट होता है, और तो V इक्वल्स टू आई आर होता है। V इक्वल्स टू आई आर में R की यूनिट हमें अगर जाननी है तो R इक्वल्स टू V अपॉन आई होना पड़ेगा। अब V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, एरिया तो स्क्वायर वगैरह में होता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए हम इतना ही जानते हैं कि V इक्वल्स टू आई आर होता है पोटेंशियल डिफरेंस और I के बीच करंट, और यहाँ R जो है एक रेजिस्टेंस होता है जो कि एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो increase or decrease the current accordingly in the current a component is used to called rheostat that regulates the current without changing potential differences represented by RH। ठीक, अच्छा अब थोड़ी सी और बात करें। देखिए अगर हमारा रियोस्टेट की बात करें तो रियोस्टेट में हमेशा दो सिंबल यूज़ किए जाते हैं, इन दोनों में से कोई एक ही यूज़ किया जाता है ना, दोनों एक साथ यूज़ नहीं किए जाते हैं। सो इट इज़ अ कंडक्टरलेस, इट हैज़ अ, तो फिलहाल आगे की बात करते हैं। जब आगे हम बढ़ते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपको मिलेगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन पर इलेक्ट्रिक कंडक्टर अपना प्रभाव महसूस कर सकते हैं। ठीक, तो जिससे कि वो अपने अपने जंगलों में अपने अपने गुफाओं में चले जाएं और अपने आप को आने वाले किसी भी पहले वाले खतरे से जो है दूर कर लें। स्पेशली आजकल जो चल रहा है कोरोना वगैरह, उससे तो दूर रख ही सकते हैं, है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर, लव यू।